हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है लेमार्कवाद। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क को जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और इन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास से संबंधित कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए या कुछ विचार प्रकट किए जिनको हम लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नाम से जानते हैं। चलिए सीधे चलते हैं लेमार्कवाद की तरफ। देखिए, सन 1809 में लेमार्क ने जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिलोसॉफी जूलॉजिक, यानी फिलोसॉफी जूलॉजिक नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैव विकास से संबंधित कुछ विचार प्रस्तुत किए, प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनको हम लेमार्कवाद या लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। और इनकी इस थ्योरी को इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। देखिए, लेमार्क का जो पूरा नाम है वो है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क और इन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जैव विकास से संबंधित जो प्रमाण प्रस्तुत किए वो हैं, पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव यानी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण का सीधा प्रभाव। ये मतलब इसका सीधा सीधा है कि जो व्यक्ति या जिस जीवधारी को जैसे वातावरण में रखा जाता है उसके शरीर की रचना उसी प्रकार ढलने लगती है। जैसे पहाड़ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी नाक के जो छिद्र हैं, नासा छिद्र हैं, नेसल पोर्स, ये बड़े हो जाते हैं और उनकी हाइट कम हो जाती है क्योंकि वहां पर हवा का दबाव कम होता है। तो वायु दाब कम होने की वजह से ये जो नेसल पोर्स हैं और वो चौड़े हो जाते हैं और वहां पर चूंकि ठंड रहती है, जम्मू कश्मीर में ले लीजिए या बर्फ में रहने वाले लोग ले लीजिए, तो वो क्या होता है, वहां पर उनके शरीर को आरबीसी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। ठंड से लड़ने के लिए ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है तो उनके शरीर में आरबीसी बढ़ जाती है, इसीलिए उनके रोजी चीक्स दिखाई देते हैं। अफ्रीका में रहने वाले आप लोगों ने देखा होगा, वहां टेम्परेचर 50 के आसपास ही रहता है, तो वहां पर क्या होता है कि उनके बाल ऐसे झुलस जाते हैं गर्मी की वजह से और उनके जीन्स में भी ऐसे परिवर्तन आने से उनकी संतानें भी फिर वैसे ही काले रंग की होती हैं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और यूवी रेस से लड़ने के लिए उनकी स्किन भी कैसी हो जाती है, टफ हो जाती है और ब्लैकिश हो जाती है। तो ये वातावरण के सीधे प्रभाव हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जंतुओं में भी और पौधों में भी, मनुष्यों में भी ये देखने को मिलते हैं कि जिसको जैसे वातावरण में रखा जाता है जीवों की शरीर रचना उसी प्रकार से ढलने लगती है। ये सिद्धांत उन्होंने बताया, वातावरण का सीधा प्रभाव यानी डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरा है बढ़ने की प्रवृत्ति। उन्होंने बताया टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। प्रत्येक प्राणी में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। हर कोई प्राणी चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए। जब हम बचपन में छोटे होते हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कि हम कब बड़े होंगे और हम जल्दी से बड़े हो जाएं, हम जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे या ये काम करेंगे जो हम बड़ों को देखते हैं करते हुए और हम नहीं कर पाते। अगर कोई बच्चा छोटा है और बड़े मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बच्चे के मन में होता है मैं मोटरसाइकिल जल्दी से बड़ा हो जाऊं और मोटरसाइकिल चलाऊंगा, जल्दी से बड़ा हो जाऊं, कार चलाऊंगा। या कई बार तो ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चे अपनी बड़ी दीदी से या मम्मी से ये जरूर पूछते हैं मम्मी मैं कब बड़ा होऊंगा, तो मम्मी उनसे कह देती है बेटा लौकी खाया करो। जो सब्जी वो नहीं खाते उनको कह देते हैं कि जल्दी बड़े हो जाओगे। तो बच्चा जल्दी से बढ़ने के लिए उन सब्जियों को भी खा लेता है जो उसको पसंद नहीं होती है। तो एक जो टेंडेंसी होती है, लेमार्क ने बताया कि बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण ही हम बढ़ पाते हैं, हमारी वृद्धि हमारे शरीर की हो पाती है। तीसरा उन्होंने बताया अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग यानी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। देखिए, जिन अंगों का हम प्रयोग करते रहते हैं, जिन अंगों का हम प्रयोग करते रहते हैं वो तो ज्यादा एक्टिव रहता है और जिन अंगों का हम उपयोग कम करते हैं वो कम सक्रिय रहता है, वो कम एक्टिव रहता है। आप चाहें हमारे शरीर में ही देख लीजिए, हम इस हाथ का, दाएं हाथ का, राइट हैंड का ज्यादा यूज करते हैं तो ये ज्यादा मजबूत या शक्तिशाली होता है और बाएं हाथ का कम यूज करते हैं तो ये कम शक्तिशाली होता है। ऐसे अंगूठे और ये वाली उंगलियां ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा क्रियाशील है और इसको कम यूज करते हैं तो ये कम क्रियाशील है। ऐसे ही शरीर में हम कान भी यूज नहीं करते तो ये अवशेष के रूप में है, क्रियाशील नहीं है। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए कि जिन अंगों का हम प्रयोग करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं, वो ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, क्रियाशील रहते हैं और जिनका उपयोग करना बंद कर देते हैं
वो क्या हो जाते हैं, कम क्रियाशील होते हैं या वो अवशेष के रूप में रह जाते हैं। इन्होंने कई उदाहरण दिए, जैसे कि सांप पहले टांगों वाले हुआ करते थे। ये जो सांप हैं इनकी पहले टांगे हुआ करती थी, लेकिन बिल और झाड़ियों में रहने के स्वभाव के कारण इन्होंने पेट के बल रेंगना शुरू कर दिया। ये पेट के बल रेंगने लगे क्योंकि ये झाड़ियों में और बिल में रहते थे, तो इनकी टांगें पीछे अटक जाया करती थी, तो इनको चलने में दिक्कत होती थी। तो इन्होंने रेंग कर चलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनके शरीर में टांगे अवशेष के रूप में रह गई और आने वाली पीढ़ियों में ये टांगें गायब हो गई। ये लेमार्क ने बताया। दूसरा उदाहरण इन्होंने जिराफ का दिया कि जिराफ पहले छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे और पृथ्वी की घास फूस अचानक नष्ट होने से वहां पर घास फूस नष्ट हो गई, तो इन्होंने पेड़ और पेड़ों की पत्तियों को उचक कर खाना शुरू कर दिया। भूखे रहने से अच्छा है कि इन्होंने कोशिश की, तो इनकी गर्दन में और अगली टांगों में खिंचाव आता चला गया और इनकी गर्दनें लंबी हो गई और बाद में ये फिर वंशागत हो गए। ये लक्षण ये इन्होंने लेमार्क ने बताया अंगों का उपयोग करने से। यहाँ सांप का उदाहरण किया दिया अंगों का अनुपयोग करने से, और इधर अंगों का ज्यादा उपयोग किया, तो जिराफ की गर्दन और टांगें कैसी हो गई, अगली टांगें लंबी और पिछली टांगें छोटी, ये जिराफ की हो गई। अब आता है, देखिए उन्होंने डक के बारे में बताया कि डक को पानी में रहने के लिए, अनुकूलनता के लिए बार बार चप्पू चलाने पड़ते हैं और पंजों को फैलाना पड़ता है, इसलिए उनके पैरों में क्या आ गया, पाद जाल आ गया। और अगला उदाहरण दिया इन्होंने कैव ड्वेलर्स, जो गुफा में रहने वाले लोग हैं, इनकी जो दृष्टि है, चूंकि अंधेरे में ही रहते हैं, तो इनके पूर्वजों की जो दृष्टि थी वो रोशनी तेज होती थी, सब चीज देख पाते थे। लेकिन अब जो गुफा में आज भी अगर कुछ लोग रहते हैं, तो गुफा में रहने वालों की जो दृष्टि है वो सामान्य लोगों से कम होती है, या ये ब्लाइंड होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता है। इन्होंने ये केव ड्वेलर्स का एग्जांपल दिया। फिर उन्होंने बताया फ्लाइटलेस बर्ड्स के बारे में, यानी कि जो उड़ने में अक्षम पक्षी हैं, कीवी और शुतुरमुर्ग है ऑस्ट्रिच, ये पहले उड़ पाते थे, लेकिन इन्होंने आदतों में परिवर्तन किया और धीरे धीरे इनके उड़ने की जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। ऐसे ये उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए अंगों का उपयोग और अनुपयोग करने में। उसके बाद आता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने इसमें बताया कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग करने से जो शरीर में बदलाव आ जाते हैं, उन बदलावों को हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। और ये फिर उपार्जित लक्षण जो है एक पीढ़ी से, यानी कि माता पिता से दूसरी पीढ़ी में, संतानों में चले जाते हैं। इनको हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। चलिए अब आता है नई जातियों की उत्पत्ति। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आए, जो बदलाव हुए अंगों का उपयोग और अनुपयोग करने से, वो माता पिता में चले गए और फिर वो लक्षण एक तरीके से जो परिवर्तन आया वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। तो इससे नया परिवर्तन वाले जो जीव पैदा हुए वो उनको नई जातियां कहा। उनमें जो बदलाव के साथ जो प्रजातियां बनी, तो उनको हम नई जातियां कहते हैं। इस प्रकार नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। इन्होंने जैव विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए मत प्रस्तुत किए। लेकिन अब देखिएगा, लेमार्क की सबसे बड़ी आलोचनाएं भी हुई। आलोचना में सबसे पहले तो ये आलोचना है लेमार्कवाद की। इन्होंने बताया कि अंगों का उपयोग या अनुपयोग करने से जो हम अंगों का उपयोग करते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं, और जिनका उपयोग बंद कर देते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन देखिए सिंगर है, इन्होंने कहा अगर सिंगर है जो गायक, जिसका गला बहुत अच्छा होता है, तो वो गायक का बच्चा कभी गायक नहीं होता, जबकि होना चाहिए था लेमार्क के अनुसार। ऐसे ही अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती। ये लेमार्कवाद की आलोचना है कि ये लेमार्कवाद के अनुसार सही नहीं बैठती बात। और ऐसे ही नाक कान का छेद जाना, हमारे देश के अंदर जब बच्चों के, लड़कियों के नाक कान छेद दिए जाते हैं, और एक जमाने से ये चला आ रहा है, लेकिन जब भी कोई बच्चे उत्पन्न होते हैं, शिशु उत्पन्न होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके नाक कान छेदे हुए नहीं होते, वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि सबके होते हैं। ऐसे ही पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। ये लेमार्कवाद का एक आलोचना है। और लगातार टीवी या मोबाइल चलाने से या कंप्यूटर पर लगातार बैठे रहने से
और बार बार लगातार आंखों को या पढ़ने से, रात रात भर जागकर पढ़ने से हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, जबकि लेमार्कवाद के अनुसार आंखों का ज्यादा प्रयोग करके तो हमारी आंखों की रोशनी बढ़नी चाहिए थी। ये आलोचनाएं हैं। और जो सबसे बड़ा आलोचक हुआ लेमार्कवाद का वो था एक जर्मन साइंटिस्ट जिसका नाम है वाइजमैन। वाइजमैन ने लेमार्कवाद की बहुत आलोचना की और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि विकलीकरण प्रयोग। इन्होंने इस प्रयोग में जो पहाड़ी चूहे थे, सफेद चूहे, उनकी विकलीकरण प्रयोग द्वारा पूंछें काटी और 40 पीढ़ियों तक पूंछें काटते गए, यानी कि पहली पीढ़ी की पूंछ काटकर उनको उनके बीच प्रजनन कराया, फिर उनसे जो संतानें हुई उनकी पूंछें काटी, इस प्रकार फिर उसके बाद प्रजनन कराया। इस प्रकार उन्होंने 40 पीढ़ियों तक प्रजनन कराते रहे, तब भी चूहों की पूंछें गायब नहीं हुई और पूंछों वाले ही चूहे प्राप्त हुए। ये इसलिए वाइजमैन जो है सबसे बड़ा आलोचक लेमार्कवाद का रहा। फिर इन्होंने इस सिद्धांत को चेंज भी किया कि जो शरीर की संरचना में जो परिवर्तन आते हैं, सोमेटिक सेल्स यानी कि दैहिक कोशिकाओं में जो परिवर्तन या उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत नहीं होते। वंशागत कौन से लक्षण होते हैं? जिनकी जर्म प्लाज्म यानी कि जनन कोशिकाओं में या जनन द्रव्य में परिवर्तन होता है। अगर दैहिक कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में कोई परिवर्तन होगा तो वो आने वाली संतानों में नहीं जाएगा। परिवर्तन कौन सा वाला होगा, उपार्जित लक्षण कौन से जो चेंज आएंगे, वो जो जनन द्रव्य में या जनन कोशिकाओं में जो चेंज आएंगे वही वंशागत होंगे। इसीलिए उन्होंने एक नई थ्योरी दी, उसका नाम है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म यानी जनन द्रव्य सिद्धांत। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वाइजमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने प्रस्तुत की? वाइजमैन ने। तभी उन्होंने बताया पहलवान का बच्चा पहलवान इसलिए नहीं होता क्योंकि जो परिवर्तन है वो उसके शरीर की संरचना में आए हैं, जनन द्रव्य में नहीं, इसलिए पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।